तो हाय गाइस, दिस इज पार्थ गोयल। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे चैनल जिस तरीके से इस हफ्ते ग्रो किया है वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। सो अभी मैं अपने चैनल पर एक सीरीज़ चालू करने वाला हूँ MBBS लेक्चर्स के ऊपर। मैं उसमें अभी बायोकेमिस्ट्री पढ़ाऊँगा, बायोकेमिस्ट्री में DNA रेप्लिकेशन। आगे अगर डिमांड आती है तो उस टाइप से मैं फिजियोलॉजी एनाटॉमी भी पढ़ा सकता हूँ। सो मुझे पता है कि मेरे चैनल पर जो मेन जो ऑडियंस है वो है नीट एस्पिरेंट। सो नीट के जो भी बच्चे हैं वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, उनके भी ये काम आएगी। स्पेशली जो DNA रेप्लिकेशन में पढ़ाने वाला हूँ वो आपको मैं कह रहा हूँ 100% काम आनी है। उसको आपको रेफरेंस की तरह लेना है। जैसे आप NCERT पढ़ रहे हो, NCERT में आपको समझ में नहीं आएगा, हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली नहीं आता है, तो आपको थोड़ा बहुत बाहर का देखना पड़ेगा। तो बाहर के लिए थोड़ा डिटेल व्यू के लिए, कॉन्सेप्चुअल होने के लिए आपके लिए ये वीडियो बेस्ट रहेंगी। अब मैं अपने बारे में बताता हूँ, जो इस चैनल पर नए हैं। तो मैं खुद एक MBBS स्टूडेंट हूँ। सो मुझे पता है कि हम लोगों को जो नई जनरेशन है उसको किस तरीके का कंटेंट चाहिए, किस तरीके से पढ़ना है उसको। सो मैं उसी तरीके से एनिमेशंस के थ्रू बढ़िया आपको पढ़ाऊँगा, जो कि आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ऑल ओवर यूट्यूब पर। मैं जितना कंसेप्ट हो सकता है सब बताऊँगा और पूरा आपको एनिमेशन वगैरह सब दिखाऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस वीडियो को ऐसे देखो कि जैसे एक मूवी चल रही है, ठीक है। इसको टेंशन की तरह या पढ़ाई वाला जो हमारा रहता है दिमाग में कि पढ़ाई कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ मत सोचो। इसको सोचो मज़े कर रहे हैं बढ़िया नेटफ्लिक्स पे मूवी देख रहे हैं DNA रेप्लिकेशन करके, ठीक है। अब देखो किसी मूवी की शुरुआत कैसे होती है, सस्पेंस से, ठीक है। वो बताते नहीं एकदम से कि क्या पढ़ा रहा है, वो क्या बताने वाला है। तो ऐसे अपन सस्पेंस से चालू करेंगे। सोचो कि हमारी जो बॉडी है, हमारे पास 2 हाथ हैं, 3 नहीं है, 1 नहीं है, 2 ही क्यों हैं? 2 पैर क्यों हैं, 1 क्यों नहीं है? या पैर में 5 उंगलियां क्यों हैं? या कोई भी चीज़ हो रही है, जैसे तुम्हारे मुंह में जीभ है। तुमने कभी रियलाइज़ किया? एक बार आंख बंद करो और रियलाइज़ करो कि तुम्हारे मुंह में कितने सालों से एक जीभ पड़ी हुई है जिसको तुम खाते नहीं हो। सोचो। तुम्हें पहली बार रियलाइज हो रहा होगा कि यार मेरे मुंह में कुछ है, ये क्या अजीब सा है। अगर तुमने ध्यान से फील किया होगा तो तुम्हें दिख रहा होगा, तुम्हें ऐसे फील हो रहा होगा कि अजीब सा मेरे मुंह में क्या है, इतना पड़ा हुआ है, ये क्या है। तो सोचो कि हम लोग जो है ना, जिस चीज़ को नॉर्मल मानते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि नॉर्मल है, वो मतलब इननेटली नॉर्मल है। वो हमारे दिमाग को बार बार फील होती है, तो हमें ऐसा लगता है कि वो नॉर्मल हो चुकी है, या वो तो हर बार होती है तो नॉर्मल है। पर वो कुछ भी चीज़ें दुनिया में नॉर्मल नहीं होती। हम लोग इंसान बन गया, ये एक बहुत अजीब बात है। हम लोगों की बॉडी इस तरीके से बन गई, बहुत अजीब बात है। कैसे? इतना तो आप लोगों को पता ही होगा कि DNA से बनी है। अब DNA से बनी है तो DNA को कौन बनाता है? DNA को न्यूक्लियोटाइड बनाता है। लेकिन जैसे हम लोग DNA एक बार बन गया, उसके बाद फिर उसको खत्म हो जाएगा। वो तो मतलब बन गया, उसको किसी भी चीज़ की लिमिटेड लाइफ होती है, फिर तो खत्म हो जाएगा। तो उसको क्या है कि डबल होने की जरूरत है, मतलब अपने जैसे कॉपी बनाने की जरूरत है, तो ही वो आगे चल पाएगी कोई भी चीज़। सो DNA जो है अपने आप को रेप्लिकेट कर लेता है इन सर्टेन काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, कुछ एंजाइम के साथ, कुछ चीज़ों के साथ। जो एंजाइम भी वही बनाता है, और उसकी भी एक लंबी प्रोसेस है जो कि है ट्रांसलेशन, ठीक है। तो सोचो अपने आप को बनाने के लिए भी आप उसके अंदर कोडिंग है। तो आज हम जो है DNA रेप्लिकेशन पढ़ेंगे कि भाई वो अपने आप को बना कैसे रहा है। तो अब मैं आपको DNA रेप्लिकेशन की दुनिया में ले जाता हूँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि वो प्रोसेस होती हुई कैसे दिखती है असली में। अब देखो, असली बात तो ये है कि हम लोग देख नहीं सकते हैं, क्योंकि वो लाइट के साथ, लाइट जितना उसके वेवलेंथ की जितना उसका शेप होता है, तो हम लोग देख नहीं सकते हैं। पर इसके ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से एनिमेशन बनाया गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा रियलिटी को करस्पॉन्ड करता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसे सोचो कि हमारा जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है। अब मैंने इसमें जो है ऐसे किया तो क्या होगा, मेरे डेड सेल थोड़े जड़ गए,
तो पीछे से अब बन रहे होंगे सेल, तो उनके पास सिग्नल गया कि अब बनाना है सेल को। अब बनना चालू हुआ, अपन सेल लेवल पर आ गए, सेल में न्यूक्लियस पर आ जाते हैं। न्यूक्लियस में उन्होंने बनाना चालू किया और फिर वहाँ पर पिक्चर ये दिखी। कितना कॉम्प्लेक्स है ना ये, आपको देख के अजीब लग रहा होगा कितना कॉम्प्लेक्स है। और ये बहुत ज़्यादा सुंदर भी है, क्योंकि सोचो आप इतने मैक्रो लेवल पर इतनी खतरनाक चीज़ें हो रही हैं, इतना खतरनाक प्रोसेस हो रही है। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप में आपको आज कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आज केवल आपको वो एनिमेशन समझाऊंगा और उससे हम डीएनए रेप्लिकेशन समझेंगे। हम किसी किताब से नहीं समझेंगे, हम किसी भी चीज़ से नहीं समझेंगे। मैं बस वो जो आपको वीडियो क्लिप दिखा रहा हूँ ना, उसको और अच्छे से आपको समझाऊंगा कि वहाँ पर हो क्या रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने जब डीएनए रेप्लिकेशन को खोजने की शुरुआत करी तो उन्होंने सबसे पहले तो थ्योरीज दी कि कैसे रेप्लिकेशन हो रहा होगा। तो देखो इतना तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई डीएनए 1 से 2 हो रहे हैं, ठीक है। तो 2 तरीके हैं 1 से 2 होने के, या तो ये जो स्ट्रैंड है, जो पेरेंट स्ट्रैंड है, वो अपना जैसा ही कॉपी कर ले और खुद वैसा का वैसा रहे, और अगर ये स्ट्रैंड ऐसे बढ़ जाए। अब पहले क्या होता था कि पहले लोग सोचते थे कि ये ज़्यादा सही लगता था उनको, क्योंकि आत्मा वाली थ्योरीज में सही हो जाती है कि ये एक आत्मा है और ये आत्मा एक साइड में हो गई और एक और आत्मा उसने पैदा कर दिया। अब इसमें क्या है रहा है कि एक स्ट्रैंड इसके पास चला गया, एक इसके पास चला गया, तो आत्मा कट गई। तो पहले ज़माने में लोग क्या होते थे, कंजर्वेटिव सोच वाले होते थे, मतलब कि भगवान होते हैं, ये सब चीज़ें, तो ये सब कैसा हो सकता है, तो गलत है, तो ऐसा सिस्टम था। लेकिन असली बात पता चला कि ये सही है, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ रेप्लिकेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये सही है और ये गलत है, ये कंजर्वेटिव मॉडल था, ये दिया गया था पहले थ्योरी वाइज। फिर आता है हमारा कि डीएनए रेप्लिकेशन होता कैसे है, चालू कैसे होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है कि ओआरआई होते हैं। जैसे मैं अगर प्रोकैरियोटिक के बताऊं, वैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में होते हैं। प्रोकैरियोटिक में केवल एक होता है और यूकैरियोटिक में मल्टीपल साइट्स होती हैं। तो ओआरआई क्या होता है कि ओआरआई एक जीन, जो हमारा डीएनए है उसमें एक सीक्वेंस होता है, एक जीन होता है जो कि जहाँ से कि रेप्लिकेशन चालू होता है। तो जैसे कि आप देख पा रहे होगे ये कि बबल सा बन गया। तो बबल सा क्या है ये कि यहाँ पर ये सीधा स्ट्रैंड था, फिर वहाँ पे जो भी कोडिंग सी है वहाँ पर पहली बार रेप्लिकेशन चालू होना शुरू हुआ। ये जो रेड एरो है वो वहाँ पर क्या है, एक और डीएनए की स्ट्रैंड बन रहा है वहाँ पर, तो इसको कहते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क। ये होता है, एक होता है केवल प्रोकैरियोटिक में, और ये यूकैरियोटिक का केस है। इसमें क्या हो रहा है कि मल्टीपल है, 1 2 3 है इसमें, और ये ऐसे होंगे। अब ये फॉर्क जैसे बढ़ता चले जाएगा, बड़ा होता चले जाएगा, तो ये 2 स्ट्रैंड बन जाएंगे। इसमें भी आप देखो तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के हमने कंपेयर कर रखे हैं कि प्रोकैरियोटिक में ऐसा होता है, यूकैरियोटिक में ऐसा होता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से मेन एंजाइम्स हैं जो कि प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन में इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो होता है हेलिकेस। ये क्या करता है, हेलिक्स को खोलता है, और मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। अभी आप बस पढ़ लो, डरने की बात नहीं है, आराम से करेंगे। तो हेलिकेस, डीएनए पॉलीमरेज, प्राइमेज, डीएनए लाइगेज और टोपोआइसोमेरेज, ठीक है। अब इस फोटो को देखो, इसमें देखो ऊपर मैंने क्या बताया था कि ओआरआई बनता है तो वहां पर एक बबल सा बनता है कि 2 तरफ खुल जाते हैं, ठीक है। तो तुम देखोगे तो हमारे 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और दूसरा होता है लैगिंग स्ट्रैंड। क्या होता है कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5' to 3' ही कर पाता है पॉलीमराइजेशन डीएनए का। वो क्या करता है, जो न्यूक्लियोटाइड ऐड करते जाता है वो 5' to 3' डायरेक्शन में करता है। तो हमारा जो वो वाला स्ट्रैंड है 3' to 5' उस पर तो बन जाता है 5' to 3', पर जो दूसरा वाला स्ट्रैंड है वो उल्टा पड़ता है उसके लिए। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है कि वहाँ पे वो लैगिंग स्ट्रैंड बनाता है, तो उसको लैगिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। वहाँ पे वो ओ का जाके फ्रेगमेंट बनाता है।
तो अभी देखना बहुत अच्छे से बताऊंगा मैं। हेलिकेज ने खोला तो वहाँ पर दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए, लेकिन वो वापस से भी जुड़ सकते हैं। तो उसके लिए प्रोटीन आता है SSB, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, ठीक है। तो सिंगल स्ट्रैंड को बाइंड कर जाते हैं और वो वापस से जुड़ने नहीं देते हैं। फिर आता है हमारा हेलिकेज जो कि खोल रहा है। फिर आता है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज क्या करता है कि जैसे तुम किसी चीज़ को ऐसे खोलोगे, कॉइल्ड चीज़ को, तो क्या होगा, आगे वो और सुपर कॉइल हो जाएगी, है ना, आगे और ज़्यादा कॉइलिंग हो जाएगी इसमें। तो उसको खोलता है, उसको अगर वो कॉइलिंग ज़्यादा हो रही है तो उसको वो काट देता है टोपो आइसोमरेज बीच बीच में, जिससे कि वो जो है कॉइलिंग ज़्यादा ना हो पाए आगे। अब आप इसको देखो। Here, the DNA to be copied enters the complex from the left. One new strand is leaving at the top of frame, and the other new strand is leaving at the bottom. The first step in DNA replication is the separation of the two strands by an enzyme called helicase. This spins the incoming DNA to unravel it at 10,000 RPM in the case of bacterial systems. आया मजा? अब देखो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब क्या होता है कि जो DNA पॉलीमरेज 3 होता है वो मेन पॉलीमराइजेशन करता है, मेन वो अपने न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस लगाता है। तो उसको लगाने के लिए वो चालू नहीं कर सकता प्रोसेस, उसको वो तभी लगा सकता है जब पहले से कोई लगा हो। तो उसके लिए फिर हमारे को वहाँ पर RNA प्राइमर एंजाइम की जरूरत पड़ती है, जो प्राइमेज बोला है ना। तो ये क्या करता है, प्राइमर लगाता है, RNA प्राइमर लगाता है। जो RNA के मॉलिक्यूल यूज़ करता है, मतलब ये डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोटाइड यूज़ नहीं करेगा, ये राइबोन्यूक्लियोटाइड यूज़ करेगा। तो इसको बाद में हमें हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारा जो मेन है वो DNA है। तो हम डायग्राम में देख रहे होगे वहाँ पे 5' है, 5' से शुरुआत में वो है RNA प्राइमर। फिर उसके बाद जो है हमारा लीडिंग स्ट्रैंड जो कि DNA पॉलीमरेज 3 कर रहा है। दूसरे स्ट्रैंड पर देखोगे तो वहाँ पर ये वाला डायग्राम देखो, इसमें देखो फर्स्ट राउंड ऑफ सिंथेसिस में क्या हो रहा है कि 5' से नीचे उतर रहा है वो, और 3' से वो जो उस साइड में दूसरे लैगिंग स्ट्रैंड है वहाँ पर भी एक प्राइमर लगा है और उसने बना लिया वहाँ तक, ऊपर तक, टॉप तक। अब वो रुक जाएगा, अब उसको आगे कुछ है ही नहीं। फिर एक और फर्दर एक और अनवाइंडिंग होगी और सेकंड राउंड होगा जिसमें वो अपना लीडिंग स्ट्रैंड तो चलते चले जाएगा, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में फिर से RNA प्राइमर लगेगा, फिर से वो लग जाएगा। अब इस एनिमेशन को देखो। The separated strands are called 3' and 5', distinguished by the direction in which their component nucleotides join up. The 3' DNA strand, also known as the leading strand, is diverted to a DNA polymerase and is used as a continuous template for the synthesis of the first daughter DNA helix. The other half of the DNA double helix, known as the lagging strand, has the opposite orientation and consequently requires a more complicated copying mechanism. As it emerges from the helicase, the lagging strand is organized into sections called Okazaki fragments. These are then presented to a second DNA polymerase enzyme in the preferred 5' to 3' orientation. These sections are then effectively synthesized backwards. When the copying is complete, the finished section is released and the next loop is drawn back for replication. Intricate as this mechanism appears, numerous components have been deliberately left out to avoid complete confusion. The exposed strands of single DNA are covered by protective binding proteins, and in some systems, multiple Okazaki fragments may be present. अगर तुम्हें एनिमेशन देख के समझ में नहीं आया तो देखो इस फोटो में, देखो ये जो है इसमें ये जो लाइट जिसमें डली हुई है वो है ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब ये क्या होता है, ये बनते रहते हैं फ्रेगमेंट, छोटे 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 बनते रहते हैं। DNA पॉलीमरेज 3 बनाता रहता है। कैसे, RNA प्राइमर लगता है और फिर वो बना देता है और फिर वो रुक जाता है, फिर वो वापस से आता है पॉलीमरेज एंजाइम, फिर वो लगता है, फिर ऐसे प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। तो जो हमारा लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें बड़ा परेशानी का काम है। अब क्या हुआ कि जैसे ये तो चल रही है प्रोसेस, अब RNA जो प्राइमर लगा है उसको हटाना है, तो वो भी प्रोसेस साथ साथ में चलती रहती है और उसके लिए आता है DNA पॉलीमरेज 1। तो वो क्या करता है कि जो RNA प्राइमर है उसको हटाता है और वहाँ पर जो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड है वो लगा देता है। अब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चों को पता नहीं रहती कि भैया लाइगेज का काम क्या है।
उन लोगों को समझ में नहीं आता कि लाइगेज करता क्या है। तो लाइगेज क्या है, एक बहुत ज़्यादा छोटी सी चीज़ करता है जो कि तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा, मतलब अभी आ जाएगा, पहले नहीं आता। जैसे मान लो कि मेरा स्ट्रैंड है, इसके बाद ये मेरा लैगिंग स्ट्रैंड है, ठीक है, मेन। तो अब जैसे ये यहाँ पर मेरा आरएनए प्राइमर लगा और इसके बाद मेरा ये डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ पे बना दिया, फिर आरएनए प्राइमर लगा हुआ है और फिर ये इसने बना रखा है। अब डीएनए पॉलीमरेज आया, 1 आया, उसने इसको हटा दिया, ठीक है, गायब कर दिया। ये ऐसे था, ठीक है, यहाँ पर उसने बना दिया। अब क्या हुआ कि उसने यहाँ तक तो बना दिया, पर जो ये वाला स्ट्रैंड था इसके साथ जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है न्यूक्लियोटाइड के बीच में, हर एक न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, तो वो वाला बॉन्ड नहीं बनाता इसमें अभी, तो वो बॉन्ड बनाता है लाइगेज, ठीक है। तो ये भी हटेगा, फिर यहाँ पर जो बॉन्ड बनना होगा ना, जैसे ये हट जाएगा, इसके बाद ये जो आएगा तो यहाँ पर एक बॉन्ड बनना होगा, तो वो लाइगेज बनाता है। एक बात ध्यान रखना कि अभी जो भी बातें कर रहा हूँ मैं प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, यूकैरियोटिक में चेंज हो जाते हैं थोड़े बहुत। अब आता है टर्मिनेशन। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, इनिशिएशन। इनिशिएशन में क्या हुआ था, रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है इनिशिएशन में, ORI से जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है उसको इनिशिएशन बोलते हैं। फिर क्या होता है, इलॉन्गेशन, जब मेन प्रोसेस होती है, जब वो दोनों लैगिंग स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड होते हैं, उनके ऊपर पॉलीमराइजेशन चल रहा होता है। फिर आता है हमारा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में जो हमारी सिस्टम है, अब वो आखिर वाले स्टेज पर आ गया, अब उसको टर्मिनेशन करना है, तो वहाँ पर कुछ और सीक्वेंस होते हैं, टर्मिनेशन ऑफ रेप्लिकेशन करके नाम है उनका, तो वहाँ पर टर्मिनेशन हो जाता है। ये है प्रोकैरियोटिक का, मैंने डायग्राम दिखा रखा है। तो हम पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन में, जो यूकैरियोटिक का रेप्लिकेशन है उसमें कौन कौन से एंजाइम इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले तो आरएनए प्राइमेज सबको पता है कि ये सब में लगता है। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज। तो डीएनए पॉलीमरेज का इसमें चेंज हो जाते हैं, वहाँ पर 1 2 3 होता है, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा डेल्टा एप्सिलॉन होता है। तो अल्फा जो होता है वो मेन होता है, मेन काम करता है वो, तो वो जो है अपना पॉलीमराइजेशन करता है उसमें। लेकिन ये दिक्कत होती है उसमें एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती। मेनली क्या आ जाता है कि डीएनए पॉलीमरेज में एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, पर इसमें नहीं होती है। बीटा का काम है डीएनए रिपेयर का, और कुछ काम नहीं है। जो गामा है, गामा जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए सिंथेसिस केवल यही करता है, इसमें भी एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी नहीं होती, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया में म्यूटेशन के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या है और म्यूटेशन क्यों हो रहा है उस वजह से। एक होता है डेल्टा। डेल्टा क्या करता है कि ये हमारे जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है उसमें सिंथेसिस करता है। एप्सिलॉन जो होता है वो लीडिंग स्ट्रैंड में सिंथेसिस करता है। ये दोनों प्रूफ रीडिंग का काम भी करते हैं और डीएनए रिपेयर का भी। अब मैं आपको बताता हूँ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है। तो जैसे कोई भी डीएनए है, जैसे ये मान लो ये है और ये अपन ने बनाया, तो मैं चाहता हूं कि मैं इधर से न्यूक्लियोटाइड हटा दूं, इधर से ये साफ कर दूं, तो उसके लिए जो एंजाइम लगेंगे वो होते हैं एंडोन्यूक्लियस, जो बीच में से कहीं से भी हटा देते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो एंजाइम वो होते हैं जो कि साइड से हटा पाते हैं, केवल साइड से ही स्ट्रैंड में से न्यूक्लियोटाइड हटा पाते हैं, उन्हें कहते हैं एक्सोन्यूक्लियस। एक्सो मतलब बाहर, तो बाहर के जो हो गए वो हो गए एक्सोन्यूक्लियस, जो बाहर के न्यूक्लियोटाइड हटा सकते हैं। जो अंदर के हटा सकते हैं वो एंडोन्यूक्लियस। तुमने अगर तुम्हें याद हो 12th में हमने पढ़ा है बायोटेक्नोलॉजी में कि एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी वगैरह में। तो एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं कि बीच का तोड़ते हैं स्ट्रैंड को, और एक्सोन्यूक्लियस बाहर का स्ट्रैंड तोड़ते हैं। अब आते हैं हम टर्मिनेशन में कि यूकैरियोटिक में टर्मिनेशन क्या होता है, कैसे होता है। तो देखो प्रोकैरियोटिक में टर्मिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, वो अपना मतलब हो जाता है, वो सर्कुलर होता है तो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम ये आती है कि जैसे जो दोनों हमारे स्ट्रैंड थे, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड, एक होता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड था तो उस पर तो बनते जा रहा था लास्ट तक बन गया, ठीक है। अब जो हमारा
लैगिंग स्ट्रैंड है उसमें क्या होता था कि आरएनए प्राइमर लगता था। आरएनए प्राइमर के लिए दूसरा कलर इस्तेमाल करते हैं। आरएनए प्राइमर लगता था, तो यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा और फिर ये बन जाता था। तो मान लो कि ये डीएनए रेप्लिकेशन चल रहा था, ये लास्ट वाली अपन डीएनए के एंड तक पहुंच गए, तो यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा, ये लग गया, फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर लगा और ये बन गया, फिर यहाँ पर आरएनए प्राइमर लगा और ये बन गया। अब डीएनए पॉलीमरेज बनाया, उसने जो है ना आरएनए प्राइमर को हटाया यहाँ से और इसको यहाँ पे मिल रहा था, तो इसको तो अब कोई ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ की प्राइमर की, तो बना लिया इसने, यहाँ से भी हटा करके बना दिया। अब इसने यहाँ से हटाया पर यहाँ पर आगे कुछ है नहीं, कोई न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस लगा नहीं है, तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे बन नहीं पाएगा, तो ये एरिया जो है ना ये ऐसे ही रह जाएगा खाली। समझ में आई बात? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर। अब जब ये एक और एप्लीकेशन होता है तो क्या होगा कि जैसे इस वाले स्ट्रैंड ने एप्लीकेशन किया, ठीक है, तो इस वाले स्ट्रैंड के साथ क्या होगा कि अब ये अपने जो पेरेंट स्ट्रैंड है उससे छोटा बन जाएगा। जैसे ये वाला स्ट्रैंड को मैंने ऐसे बना दिया और इसके ऊपर एक और एप्लीकेशन हो गया, मान लो ये लीडिंग स्ट्रैंड ही था तो इसके ऊपर ऐसे बन गया। अब ये जो है ना इससे छोटा हो गया, ये इसका पेरेंट था, तो फर्स्ट जनरेशन में तो हमारा ये सिस्टम था, फर्स्ट जनरेशन में तो ये था, फिर इसके बाद ये वाली जनरेशन आई। अब इसके बाद जो वाली जनरेशन आई तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे इसको मैंने पकड़ के बनाया तो ये छोटा बन गया। समझ में आई बात? इतना पार्ट तो गायब ही हो गया, तो ये छोटा हो गया। तो इसलिए कहते हैं कि जैसे जैसे डीएनए रेप्लिकेशन होता जाता है तो हम डीएनए छोटा होता जाता है, क्योंकि अब यहाँ पे गायब था, अब आगे रेप्लिकेशन होगा तो वो उतना हिस्सा तो बनेगा ही, गायब ही हो जाएगा। सो इस मुसीबत से बचने के लिए जो कि है कि हमारा डीएनए छोटा होता जाएगा, तो उसके लिए क्या होता है कि यहाँ पर लास्ट में सेल ने क्या कर रखा है, टीलोमियर लगा रखे हैं, सेल भी बहुत चालू है तो उसने लास्ट में एक रिपीटिंग सीक्वेंस लगा रखे हैं जिनको कहते हैं टीलोमियर। जैसे कि इस एग्जाम्पल आप देख रहे होगे GGTTAG, ये एक सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट होगा, GGTTAG GGTC, ठीक है। और जो हमारा टीलोमरेज है ना वो क्या होता है, वो बस ऐसे ही करता है, उसके बाद वो रिपीटिंग सीक्वेंस का एक कॉम्प्लीमेंट्री अपने पास स्ट्रैंड होता है, जो कि वो खुद एक ऐसा एंजाइम है जिसमें कि आरएनए से बना हुआ है, वो आरएनए प्रोटीन दोनों। तो इस तरीके से उसके पास भी जो है रिपीटिंग सीक्वेंस है। अब वो जाकर के वहाँ पर जाकर लग जाता है डीएनए के जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड है उसके ऊपर जाकर लग जाता है, और जो आगे का उसके बाद रिपीटिंग सीक्वेंस है ना जिसके लिए उसके पास कॉम्प्लीमेंट्री कोडिंग है CCAAUC, तो ये ऊपर वैसे ही डीएनए बनवा देता है। तो एक तरीके से क्या कर रहा है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जैसा एंजाइम की तरह काम कर रहा है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट अगर तुम्हें पता हो तो वो कुछ वायरसेस होते हैं जिसमें कि आरएनए से डीएनए बनता है। जो सेंट्रल डोगमा ऑफ बायोलॉजी है कि भाई डीएनए से आरएनए बनेगा, आरएनए से प्रोटीन बनेगा, तो उसमें थोड़ा उल्टा काम रहता है, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की वजह से हो पाता है। तो ये भी सेम ऐसे ही कुछ है। अब जब हमारा एक एक्स्ट्रा से कुछ सीक्वेंस बन गया जो कि GGTTAG हो गया, अब क्या होगा, टीलोमरेज वहाँ से चले जाएगा और अब वापस से आरएनए प्राइमर आएगा और डीएनए अपना पॉलीमरेज आएगा, वो जो है वहाँ पर बनवा देगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि इन्फॉर्मेशन लॉस नहीं हुई, नहीं तो इन्फॉर्मेशन लॉस होती जाती दिन ब दिन। अब क्या होता है, जो बुढ़े लोग होते हैं ना उनमें यही चीज़ हो रही होती है, उनमें टीलोमरेज की एक्टिविटी कम हो जाती है, उनमें इन्फॉर्मेशन लॉस्ट होती जाती है, तो उनको प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। कैंसर सेल में क्या होता है कि कैंसर सेल को क्या होता है, डिवाइड करना रहता है, वो बार बार डिवाइड करता है, तो अगर उसके अंदर ये टीलोमरेज एक्टिविटी अगर कम है तो वो डिवाइड ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो डिवाइड करता जाएगा, छोटा होता जाएगा, मर जाएगा वो। तो वहाँ पर टीलोमरेज एक्टिविटी सबसे ज़्यादा देखी जाती है किसी भी सेल से कंपेरिजन में, क्योंकि अब वो ज़्यादा से ज़्यादा डिवाइड कर रहा है, तो उसको टीलोमरेज का ये जो सिस्टम है ये भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, इसको टीलोमर भी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए अपने डीएनए पे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगली वीडियो में मैं डीएनए रिपेयर के बारे में बताऊंगा। सो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कर दो, क्योंकि उससे और लोगों के पास भी पहुंचता है, मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। सो तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।